वालेकुम अस्सलाम। हमाद रजा पाकिस्तानी सिटीजन रिटर्न पाकिस्तान on 22 जून 2023, यानी 4 साल से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर आए। 8 साल उसने लिखा हुआ है। ऑन 1 अगस्त 2024 को उसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लगा दिया गया है एक अनलिस्टेड कंपनी का। तो अगस्त से लेके 30 जून तक याद रखिएगा, दिन होते हैं, अल्लाह आपका भला करे, 11 महीने। माशाल्लाह, आज तो आप भी। ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2025 माद रिसीव बेसिक सैलरी ऑफ 18 लाख। तो 18 लाख को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने? 11 से। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस को भी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मिल्क अलाउंस के बारे में उसने लिखा हुआ है पहले पॉइंट में, नीचे आके देखें। मिल्क अलाउंस इज पेड एट द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। अच्छा, एक अलाउंस होता था ऑफिस ड्यूटी के लिए, उसमें से वो कुछ बचा के लाता था, वन ऑफ अलाउंस। उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ एजुकेशन अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, यूटिलिटीज अलाउंस, ये मिल्क अलाउंस, इन सब के बारे में रूल ये है कि ये जो अलाउंसेज है ना, इनको आप लोगों ने पूरा का पूरा सैलरी में ऐड करना होता है। और इसके बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से ये नहीं पूछता कि बताओ तुम्हारा एक्चुअल खर्चा कितना हुआ। तो इसके बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से नहीं पूछता कि तुम्हारा एक्चुअल खर्चा कितना हुआ। क्या? इसके बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से नहीं पूछता तुम्हारा एक्चुअल खर्चा कितना हुआ। तो इसलिए एक्चुअल खर्चे को इग्नोर करेंगे इस अलाउंस में, बल्कि ये देखेंगे कि मिल्क अलाउंस है कितना। लेकिन मिल्क अलाउंस में एक बात याद रखिएगा, ये दूध देखना पड़ेगा खालिस, सॉरी, ये देखना पड़ेगा कि ये मिल्क अलाउंस मिला कितने अरसे का। तो कह रहे हैं मिल्क अलाउंस मिल रहे अगले महीने। तो जब लिखा हुआ है मिल्क अलाउंस मिल रहा है एट द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो बताएं हमारे साल के जून का मिल्क अलाउंस कब मिला होगा? अगले साल जुलाई में। तो इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना था? 10 से। लेकिन याद रखिएगा, मिल्क अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, यूटिलिटीज अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, ये सारे घर लेके जाता है पैसे। इसमें फिर एक्चुअल खर्चा नहीं देखना होता। तो एक्चुअल खर्चा ऑब्वियसली इन अलाउंसेस में इग्नोर करते हैं। ओके। ऑन 30 जून द कंपनी पेड अ परफॉर्मेंस बोनस इक्वल टू 2 मंथ बेसिक सैलरी आफ्टर एडजस्टिंग हिज प्रोपोर्शनेट स्टे। आप बताएं उसका स्टे कितने महीने हैं? 11 महीने है ना। तो उसको 2 तनख्वाहें बोनस के तौर पे मिली, यानी उसको अगर पूरा साल नौकरी पे रहता तो उसको मिलता 36 लाख। लेकिन पूरा साल नौकरी पे ना रहने की वजह से उसको मिलेगा 11/12। ये करवाया था क्लास में एक दफ़ा। तो प्रोपोर्शनेट स्टे के मुताबिक उसको जो है वो मिला है। आगे चलिए। OTL एंटर्ड इनटू अ रेंट एग्रीमेंट विद हमाद। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है कि तुम अपने ही घर में रहो, मैं तुम्हें इस घर का क्या पे कर देता हूँ? किराया पे कर देता हूँ। तो ये था सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी। सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी में ज़रा रिवाइज कराते हैं कि इसमें क्या रूल है। तो सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर माय डियर रूल ये था कि अगर एम्प्लॉय अपने ही घर में रह रहा हो और एम्प्लॉयर उसका किराया देने लग जाए, तो हमने कहा था रेंट एक्चुअली रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड होगा और इसको एक परक्विजिट समझा जाएगा, इसलिए 45% ऑफ बेसिक सैलरी या फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर ऐड होगा। लेकिन इसमें एक एहतियात थी कि प्रॉपर्टी में एक्चुअल रेंट रिसीव होगा, प्रॉपर्टी में हायर ऑफ नहीं होगा। तो ये पेज नंबर कौन सा है बताएं? 113। तो पेज 113 के ऊपर ये बात पड़ी थी। तो बोले एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे तुम अपने ही घर में रहो, मैं उसका किराया दे दूंगा, तो एक्चुअल रेंट ऐड हो जाएगा और 45% ऑफ बेसिक सैलरी या वो पैसे जो दिए जाते अगर घर ना दिया जाता। 2-3 कॉपीज करवा लें टर्म टेस्ट की, 2-3 टर्म टेस्ट की कॉपीज करवा लें। OTL entered into a rent agreement with Hamad under which OTL paid 5 लाख per month for residential property owned by him। अब ये 5 लाख आपने लेके जाना था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया एक्चुअल किराया चला जाना है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। 5 लाख ज़रब 11, ये आपने ले जाना था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। उसके बाद हमाद वॉज अलाउड टू ऑक्यूपाई द सेम प्रॉपर्टी एज रेंट फ्री अकोमोडेशन। हमाद को कहा गया कि किराया तो एम्प्लॉयर ने कहा मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसको लूंगा नहीं, रखो तुम ही। तो इसको कहते हैं एम्प्लॉय अपने ही घर में रहेगा लेकिन उससे किराया मिलता रहेगा। द फेयर मार्केट रेंट वॉज 6,20,000
ड्यूरिंग द ईयर, ये तो ऑल्सो है ना, ये तो कुछ और फायदे हैं। ड्यूरिंग द ईयर 6,20,000 उसका फेयर मार्केट रेंट है। तो अब हम इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या करेंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी में हम करेंगे 45% ऑफ बेसिक सैलरी, 45% ऑफ बेसिक सैलरी या फेयर मार्केट रेंट, विच एवर इज हायर, उसमें ये ऐड कर देंगे। ड्यूरिंग द ईयर ओटीएल ऑल्सो पेड यूटिलिटीज ऑफ 15 लाख। हमाद रीइंबर्स्ड 2,40,000 टू ओटीएल। हमाद ने 2,40,000 ओटीएल को रीइंबर्स कर दिया। ये ना यूटिलिटीज अलाउंस नहीं है, यूटिलिटीज अलाउंस नहीं है, ओटीएल पेड यूटिलिटीज, यानी मतलब ये है कि ओटीएल ने डायरेक्टली वापडा वालों को इसका बिजली का बिल पे कर दिया या कराची इलेक्ट्रिक वालों को इसका बिजली का बिल पे कर दिया। अब देखा क्या जाएगा? अब देखा ये जाएगा कि यूटिलिटीज अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, तो हमने ये पढ़ा था कि इफ यूटिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ यूटिलिटीज लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। अच्छा, ये तीन चीजें अलग होती हैं। एक होता है यूटिलिटी अलाउंस, उसका मतलब बताएं। एम्प्लॉयर पैसे दे के बाद में पूछता नहीं तो खर्चा कितना हुआ। एक होती है रीइंबर्समेंट, उसका मतलब बताएं कि तुम बिल दिखा के मेरे से पेमेंट ले लो। ये है डायरेक्ट पे कर रहा है 15 लाख, इसको कहते हैं यूटिलिटीज प्रोवाइड करना। इसमें फिर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कहते हैं सर आप इतना मेरा खर्चा बर्दाश्त कर रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप ऐसा करें कि मुझे जो है ना वो थोड़े से मेरे से पैसे ले लें। तो वो अब आपने नेट कर देना था 15 लाख माइनस 2,40,000। क्लियर? तीन बातें क्या होंगी? यूटिलिटीज अलाउंस, वो तो पूरा ऐड करना है। एक है यूटिलिटी रीइंबर्समेंट, कि बिल लाओ तो मैं रीइंबर्स करूंगा, वो भी पूरा ऐड करना है। एक है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की यूटिलिटीज पे कर दे खुद जाके वापडा के दफ्तर में, फिर ऐसी सूरत में आप माइनस कर दीजिएगा वो पैसे जो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिए। आगे पढ़ें। गाड़ी की फेयर वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि गाड़ी उसने परचेज की है, तो परचेज की केस में फेयर वैल्यू नहीं लेते। तो गाड़ी की कॉस्ट लेंगे 17.5, 70% उसके लिए यूज हो रही थी, तो 17.5 इंटू 5%, 17.5 इंटू 5% इंटू 10/12 इसलिए करना था कि गाड़ी उसने 1 महीना लेट दी है, यकम सितंबर को दी है। नौकरी यकम अगस्त को शुरू की थी और गाड़ी दी थी यकम सितंबर को। फ्यूल एंड मेंटेनेंस एक अलग बेनिफिट होता है, इसको गाड़ी के साथ मिक्स ना कीजिएगा। अब फ्यूल एंड मेंटेनेंस उसको 30 लाख दिया उसने, लेकिन मुझे बताएं उसने इस साल उसे 30 लाख फ्यूल एंड मेंटेनेंस तो दे दिया, लेकिन इससे उसकी जात को कितना फायदा हुआ होगा? जात को सिर्फ 30%, तो 3 मिलियन इंटू 30%, बाकी तो दफ्तर के काम में इस्तेमाल हो गए। आगे पढ़ें। $12 मिलियन का लोन लिया, 1 मिलियन से ज्यादा है, मतलब है 1 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए ना लोन, फिर ही सैलरी में ऐड होते हैं। ये पता चला इट वाज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट रेजिडेंशियल हाउस व्हिच वाज रेंटेड आउट फ्रॉम यकम जनवरी 2025। ये यूज किया जा रहा है एक रेजिडेंशियल हाउस बनाने के लिए जो किराए पे दे दिया गया है फ्रॉम यकम जनवरी 25 एट ₹7 लाख पर मंथ। तो 7 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12 आपने ऐड कर देना था इनकम फ्रॉम मल्टीप्लाइड बाय 6, यकम को दिया ना, 7 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6 आपने इनकम प्रॉपर्टी में ऐड कर देना था। लीगल एक्सपेंसेस ऑफ 15,000 एंड प्रॉपर्टी, लीगल एक्सपेंसेस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस दोनों माइनस करने की इजाजत है इस चैप्टर के अंदर, तो लीगल एक्सपेंसेस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस दोनों माइनस हो जाने थे। यकम मार्च को उसने माफ कर दिया 2 मिलियन और यकम मई को उसने माफ कर दिया 2 मिलियन। लिया कितना? 12 मिलियन। माफ किस दिन किया? यकम मार्च को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने मेरे कंधों पे 12 मिलियन के उधार रहा। फिर मार्च में 2 मिलियन माफ हो गया, वो 2 मिलियन सैलरी में ऐड होगा क्योंकि रीपे नहीं हुआ, माफ हुआ है, वो अलग बहस है, उसको छोड़ें। मेरे कंधों पे 12 मिलियन का उधार रहा यकम मार्च तक। मार्च अप्रैल में मेरे कंधों पे 10 मिलियन का उधार रहा, 2 महीने सिर्फ, और फिर 2 मिलियन माफ कर दिया उसने। मई जून मेरे कंधों पे सिर्फ 8 मिलियन का उधार है। तो अब हमने करना क्या था? 12 मिलियन, 10 मिलियन, 8 मिलियन इंटू बेंचमार्क रेट इंटू
नहीं ये सॉरी, अच्छा वो मैं नीचे था, 12 मिलियन इंटू 10 मिलियन इंटू 8 में इंटू 5/12 बेंचमार्क, अच्छा वो 4% पे कर रहे हैं, ठीक है 4% पे कर रहे हैं, इंटू 5/12 इंटू 2/12 इंटू 2/12। लेकिन 2 मिलियन 2 दफ़ा माफ भी तो हुआ है ना, वो अलग बेनिफिट है। तो 2 मिलियन 2 दफ़ा माफ हुआ है, वो सैलरी में अलग से ऐड होना था। आगे चलें। लेकिन ये लोन इस्तेमाल हो रहा है किसी प्रॉपर्टी इनकम या बिजनेस इनकम या कुछ इनकम कमाने के लिए। हमने ये पढ़ा था सैलरी के चैप्टर के अंदर कि अगर कोई बंदा यूज कर ले एम्प्लॉयर से लिया हुआ लोन किसी मकसद के लिए, तो एज्यूम किया जाएगा उसने बेंचमार्क रेट पे किया। लेकिन हाँ जी, यकम अगस्त को उसने मुझे कितना लोन दिया? यकम अगस्त को दिया, किस दिन दिया? यकम अक्टूबर को उसने मुझे कितना लोन दिया है? 12 मिलियन। मैंने यकम मार्च को कितना वापस कर दिया है? 2 मिलियन। तो फिर कितना उधार इस्तेमाल करता रहा मैं ऑनवर्ड्स? 10,000। फिर कितना वापस कर दिया? 2,000। अब कैरी डाउन कितना आ गया अकाउंट का? कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, लोन डेबिट, इनकम क्रेडिट, बल्कि खुशी होनी चाहिए। तो 12 मिलियन उधार लिया, इतना अरसा कितना लोन मेरे कंधों पे रहा? 12 मिलियन। इतना अरसा और इतना 60। वापस तो नहीं किया 2-2 मिलियन, मादरत माफ हो गया मुझे। लेकिन हमने ये भी तो पढ़ा हुआ है कि जब कोई बंदा लोन यूज कर ले किसी और हेड में इनकम कमाने के लिए, तो फिर ऐसी सूरत में हमने पढ़ा था कि अगर आप किसी और हेड में लोन यूज कर लें इनकम कमाने के लिए, तो ऐसी सूरत में उस हेड में पूरा बेंचमार्क रेट माइनस करने की इजाजत है। लेकिन एक एहतियात पड़ी थी प्रॉपर्टी के चैप्टर में, ये जो माइनस होगा, ये माइनस सिर्फ उतने अरसे का इंटरेस्ट होगा जितने अरसे की आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बुक की है। लोन तो आपने यकम अक्टूबर से लिया हुआ है, लेकिन बताएं मुझे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कब से कमाना शुरू की है? इनकम प्रॉपर्टी तो यकम जनवरी से। तो फिर इंटरेस्ट कितने अरसे का माइनस होगा? सिर्फ 6 महीने का। इंटरेस्ट कितने अरसे का माइनस होगा बोलें? 6 महीने का। जब 6 महीने का इंटरेस्ट माइनस होगा तो जनवरी फरवरी 2 महीने का, मार्च अप्रैल 2 महीने का लोन इस्तेमाल हुआ, मई जून 2 महीने का। तो 10 मिलियन सॉरी 12 मिलियन पे इंटरेस्ट निकालेंगे, 10 मिलियन पे इंटरेस्ट निकालेंगे और 8 मिलियन पे। लेकिन यहां मल्टीप्लाई करेंगे 10% से, 12 मिलियन, 10 मिलियन, 8 मिलियन। ये जनवरी फरवरी है, ये मार्च अप्रैल है और ये मई जून है। आगे चलें। On Yekam December, under an employee share scheme, Hamad was issued 60,000 shares of OTL at 90 per share. He was issued shares at 90 per share. So what is the cost paid by employee to employer? 90. When the fair market value was 160. लेकिन the shares were subject to restriction. तो फिर 160 को क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि वो शेयर्स ही क्या जो बेच ना सकें। They could not be transferred before 31 मई। 31 मई को रिस्ट्रिक्शन रिलीज होनी थी, लेकिन उसने रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने से पहले ही 15 मई 25 को उसमें से 25,000 शेयर बेच दिए एट बिफोर द रिलीज ऑफ रिस्ट्रिक्शन। अब हमने पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉय रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने से पहले शेयर बेच देता है, तो हमने ये बात पढ़ी थी कि ऐसी सूरत में जो गेन जाएगा वो जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी में, बजाय के इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। हालांकि उस शेयर बेच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारा गेन जाएगा वो जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी में। ये देखें, ये हमने पढ़ा था एम्प्लॉय शेयर स्कीम में। कि अगर रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने से पहले शेयर बेच दें। However, if employee disposes of the shares before getting the free right, the salary shall include fair market value minus amount paid by employee to employer.
तो अब हम डालने लगे हैं सैलरी के अंदर गेन। तो सैलरी में क्या जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स 25,000 इंटू 175, और ये खरीदे कितने के थे, 25,000 इंटू 90। मैं अब लिख नहीं रहा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर्स, ये इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, बल्कि यहां लिखा ही हुआ है हमने, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स 175 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ शेयर्स, ये चला जाएगा इस सैलरी के अंदर। आगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 मई 2025 जिससे इंस्ट्रक्शन रिलीज होनी है वॉज 180। अच्छा, इस दिन तो हमारे पास शेयर्स पड़े होंगे 35,000, इस दिन तो हमारे पास 35,000 शेयर पड़े होंगे, तो इनको हम अंदर वाली जेब से बाहर वाली जेब में जब लाएंगे तो फिर ये गेन सैलरी में जाएगा। तो वो गेन कैसे जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर्स, तो ये भी सैलरी में जाएगा बिकॉज ये रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई है इनकी। तो फेयर वैल्यू अभी हमने 180 देखी है और कॉस्ट ऑफ शेयर्स 90, तो दोनों कॉन्सेप्ट टेस्ट हो गए यहां पे। और एंड ही सोल्ड द रिमेनिंग शेयर्स ऑन 2 जून 2025, और 2 जून 2025 को उसने बकाया शेयर बेच दिए हैं। वो कौन से वाले, वही वो जो 35,000 है, फॉर ₹2.9 per share. This figure is net of ₹5 per share commission paid to broker. इस फिगर तक पहुंचते हुए ब्रोकर का कमीशन माइनस हो चुका है। भाई बेहतर है अगर कभी बता देना कितना खर्चा माइनस हो गया है, तो बेहतर है कंसिडरेशन को उल्टा के सही कर दिया करें। कंसिडरेशन को बेहतर है पेपर में 215 ले लें, क्योंकि असल कंसिडरेशन तो 215 थी ना, वो कट कटा के उसे कितना मिला, आंखें खोल के क्लास, कट कटा के उसे कितना मिला 210। तो 210 तक पहुंचते हुए 5 का खर्चा माइनस हो चुका है, तो बता दें टोटल कितना बने 215। अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे ये कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कंसिडरेशन 200 क्वांटिटी है 35,000 शेयर, कंसिडरेशन बेहतर है 215 ले लें, यानी 210 जमा 5, ये कंसिडरेशन हो गई। कितनी आ गई, इसमें से माइनस कर दें कॉस्ट, कॉस्ट इज सम ऑफ आबासा, $7,525। Okay, what is the cost of share? The cost of share is 35,000 ज़रब 90. Cost of right is 0. 35,000 ज़रब 90, 3150. What is already added in income from salary? What is already added in income from salary in respect of this 3150? जी लेकिन भाई मेरा मशवरा है कि इसको जो हमने उल्टा दिया हुआ था ना 5 को, इसको अब खर्चे के तौर पे रिकॉर्ड करें। ये कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है कि नोशनल एक्सपेंसेस माइनस होने हैं, एक्चुअल तो माइनस करें ना। तो बताएं अगर कभी कमीशन वगैरह सेल में से ही नेट हो गया हुआ है, हमने मेन पे लाके नेट करना होता है ना, वो सेल में से ही नेट हो गया हुआ है, तो बेहतर है सेल को सही प्राइस पे ले आए और अब कमीशन माइनस कर लें। दोबारा ऐड कर दिया था मैंने, लेकिन अब माइनस कर दें क्योंकि खर्चा तो है मेरा। आप बताएं कमीशन एक्चुअल माइनस करना है क्योंकि ये सिक्योरिटीज नहीं है। 35,000 शेयर, हर शेयर पे 5 रुपए, 175, वट एवर द आंसर मे बी, दैट विल बी योर, बोले इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो ये निकली थी। निकली तो ये है, लेकिन 210 के साथ कर दिया था। अच्छा, जिसने 210 के साथ किया होगा उसने भी नीचे 5 माइनस नहीं किया होगा, तो उसका जवाब तो वही आया होगा। फिर जवाब आपका चेंज नहीं आना चाहिए, जवाब तो वही आना चाहिए लॉजिकली, लेकिन प्रेजेंटेशन के एतबार से ये चीज़ बेहतर है।
ड्यूरिंग द ईयर बोथ हमाद एंड ओटीएल कॉन्ट्रीब्यूटेड 15% ऑफ बेसिक सैलरी टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। प्रॉफिट क्रेडिट इन दिस अकाउंट इज 3780 एट अ डिक्लेयर्ड। ये तो एडजस्टमेंट आसान है किसी भी टी है, ये नहीं मैं करा रहा। हमाद रिसीव मेडिकल रीइंबर्समेंट ऑफ 16 लाख, इट वाज नॉट एज पर टर्म्स। अगर ये रीइंबर्समेंट नॉट एज पर टर्म्स है तो ये टैक्सेबल होगी, और फिर मेडिकल अलाउंस को माफ करना था अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, वो ऊपर दिया हुआ था। इन दिस, ये इसको कल मैंने बता दिया था, ये माफ होगी। ही ऑल्सो अर्न बोनस डिविडेंड ऑफ 15 लाख। बोनस डिविडेंड का माय डियर इधर देखिए, मैंने कहा था ये फाइनल टैक्स रिजीम इनकम है, तो इस बोनस डिविडेंड को आपने फेस पे ऐड करके और लेस कर देना था, और इसका रेट है 10%, वो ऐड करके टैक्स में बाद में लेस कर देना था, बस इतना सा करना था। एंड इंटरेस्ट इनकम ऑफ 12 लाख फ्रॉम डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। क्या ये इंटरेस्ट 5 मिलियन से कम है? जी हाँ, ये इंटरेस्ट 5 मिलियन से कम है, लेकिन इस तरह ना देखा करें, इसको डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 100 करके जो फिगर आया करे उसे देखा करें। तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 100, बोले 1412। ये देखें इधर 1412, ये मेरी इंटरेस्ट इनकम है। इसे ऐड भी करेंगे और लेस भी करेंगे, और इसका टैक्स ऐड भी करेंगे और लेस भी करेंगे। बोनस इंटरेस्ट को इकट्ठा नहीं ले सकते, कभी भी नहीं, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। आगे चलें। ऑन 30 जून ही रिसीव्ड अ बिल्डिंग रेंट ऑफ 5 मिलियन एरियर फ्रॉम कराची, विच इज नेट ऑफ टैक्स डिडक्शन ऑफ 12%, विच इज नेट ऑफ टैक्स डिडक्शन ऑफ 12%। वैसे तो इनकम ऑफ प्रॉपर्टी और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन चले मैं सिर्फ यही वाली आपको करके दिखाता हूं। मुझे बताएं बिल्डिंग का रेंट कितना है? 5000। इन एरियर का मतलब ये है, यानी एंड पे मिलता है, यानी हर महीने के एंड पे या 6 महीने के एंड पे, शुरू में नहीं मिलता। जब आप घर दे देते हैं तो हर महीने के एंड पे वो किराया ले आता है, लेकिन इट इज नेट ऑफ टैक्स ऑफ 12%। ये टैक्स पाकिस्तान में कटा है, इट इज नेट ऑफ टैक्स ऑफ 12%। आप बताएं प्रॉपर्टी इनकम में कितना जाना था? 5, 6, 8, 2, ये जाना था। इसके बाद माइनस होना था रिपेयर अलाउंस वगैरह, लेकिन एक लाइन और लिखी हुई है, फर्दर रिपेयर एक्सपेंस ऑफ 7 लाख वाज इनकर्ड। इसको तो मैंने कहा था इग्नोर किया करना पेपर में, इसकी जगह क्या माइनस करना है? रिपेयर अलाउंस, आउट ऑफ विच 4 लाख वाज बोर्न बाय किराएदार। भाई बात सुन लें, इंश्योरेंस किराएदार हमारी पे कर दे, ग्राउंड रेंट किराएदार हमारा पे कर दे, किराएदार हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दे, ये मैंने कहा था खुशी हुआ करेगी, इससे खुशी में भी डालिएगा, खर्चे में भी डालिएगा। ये बात कितने लोगों को याद है? इसे खुशी में इसलिए डालिएगा कि ये मैंने पे किया या किराएदार ने बर्दाश्त किया, इसलिए इसे खुशी में डालिएगा। पास पेपर का क्वेश्चन 6 था, पता नहीं कौन सा था, इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर में, वहां ये किया था हमने कौन सा। और खर्चे में इसलिए डालेगा कि ये मेरा खर्चा हो गया है, लेकिन खर्चे में आपको पता है ये 4 लाख तो नहीं डालते होते, खर्चे में रिपेयर अलाउंस डालते होते हैं, इसलिए इस 4 लाख को बेहतर है खर्चे में न डालें। लेकिन ये खुशी क्यों मिली है मुझे, ये बताएं? क्योंकि मेरा किराया है, मेरा खर्चा है, और पे किसने कर दिया है? किसी और ने। एड बेनिफिट, इसको डाल के फिर रिपेयर अलाउंस निकालिएगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस माइनस कर दीजिएगा एंड पे 1 लाख, इसमें तो कोई मसला नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, न्यूमेरिकल के एंड पे ना ये 12% जो है 5682 का 12% फिर ले लीजिएगा। ये 12% न्यूमेरिकल के एंड पे ना माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि इतना टैक्स ऑलरेडी आपका इन हुकूमत तक पहुंच चुका है। वैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे टैक्स कटना कोई आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने वैसे ही डाल दिया था, लेकिन ये टैक्स भी आपका गवर्नमेंट के खजाने में पहुंच चुके हैं। इसको किसी ने माइनस किया था, याद से ज़रा आपको बता दें। ये टैक्स ऑलरेडी नहीं, वर्किंग में माइनस नहीं करना, इनकम ऑफ प्रॉपर्टी की वर्किंग में माइनस नहीं करना, क्योंकि इनकम टैक्स डिडक्शन नहीं है किसी भी हेड में। सेक्शन 15A में जाके पढ़िएगा, वहां लिखा हुआ है इनकम टैक्स कभी भी जिंदगी में खर्चे के तौर पे माइनस ना कीजिएगा। इनकम टैक्स किसी भी तरीके से खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये देखें
सेक्शन 15A में ये लिखा हुआ था कि इनकम टैक्स खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत, तो इनकम ऑफ प्रॉपर्टी में इसे खर्चे के तौर पे माइनस नहीं करना था। हाँ, न्यूमेरिकल के एंड पे इसको माइनस कर देना था। इसका एक और भी निकालने का तरीका है, यानी 5088 पे पड़ा हुआ है तो मुझे 12 दे दो, टैक्स इस तरह भी निकल सकता है। एनी क्वेश्चन? क्लियर? तो बोलने ना, आगे चलें। ड्यूरिंग द ईयर ही पेड 15 लाख डोनेशन टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 9 लाख वाज पेड थ्रू क्रॉस चेक। तो सिर्फ कितने पे टैक्स रेट निकालना था? 9 लाख। चलो बस।